गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन की रिकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के यूरोपियन हिस्ट्री पेपर में आज हम सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्राय देखा गया है कि स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट यूं नहीं करते कि ये यूरोपियन हिस्ट्री के नए अध्याय या न्यू ईरा मॉडर्न एज की शुरुआत माना जाता है और प्राय सीधे हम रेनेसां या पुनः जागरण से शुरू करते हैं, जो कि एक भूल भी है। और यदि आप पहले से इसकी तैयारी कर लेंगे तो सामंतवाद का प्रयोग आप अनेक प्रश्नों में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें मिडिल एजेस आती हैं। इसी में आपके लिए यूरोपियन एज का प्रारंभ, पुनर्जागरण, रेफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन आदि सभी आते हैं। लेक्चर शुरू कर रही हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ। विषय इतिहास। यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद का आरंभ। इसमें हम 3 प्रकार से अपने लेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, जो एक पॉलिटिकल डायमेंशन है। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक भूमिका, जिसमें प्राय हम मेनोरियलिज्म या किस प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली अंततः हम पढ़ेंगे कि सामंतवाद के अंत से पुनः जागरण का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। तो 3 भागों में आज का लेक्चर डिवाइडेड है। आपका पाठ्यक्रम संदर्भ क्या है? आधुनिक विश्व का इतिहास एक पेपर है, आप सभी वाकिफ हैं। इसमें पुनर्जागरण की भूमिका और सामंतवाद का पतन ये एक मुख्य अध्याय है। इसी प्रकार पाश्चात्य विश्व का इतिहास की रूपरेखा ये एक पेपर है, जिसमें यही अध्याय भी रिपीट होता है। यूरोपियन इतिहास में मिडीवल पीरियड की क्या टाइमलाइन थी? मध्ययुगीन क्या हमारी टाइमलाइन थी? आप सब वाकिफ हैं कि मिडिल एजेस की डेफिनेशन क्या होती है। यूरोपियन इतिहास में रोमन साम्राज्य का महत्व बहुत ही अधिक था और ये जब पतन की ओर अग्रसर हुआ तो एक मिडिल एजेस का युग प्रारंभ हुआ था। मिडिल एजेस को हम मिडीवल पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री कहते हैं और यह लगभग 400 से 1400 ईस्वी रहा है, लगभग 1000 वर्ष। अब इसको आप नीचे के डायग्राम में अगर देखेंगे, एक टाइमलाइन है लीनियर, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि रोमन एम्पायर रहा 500 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट और लगभग 500 ईस्वी। 1000 का एक पूरा टाइम कैप्सूल है। बीच में आप देखेंगे मिडिल एजेस या मिडीवल पीरियड, ये है 400 टू 1400 एडी। और लास्ट में जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ये है पुनर्जागरण यानी रेनेसां, और ये शुरू होता है 1400 से। पूरे यूरोप में प्रारंभ हुआ था इसका इटली में। रोमन एम्पायर का पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य सबसे पहले हम देखते हैं। रोमन एम्पायर आप सब वाकिफ हैं, पुनः मैं रिपीट कर रही हूं आपके लिए कि इसमें सोल्जर्स थे, एक आर्मी थी सम्राट की, और यह संरक्षण देता था प्रजा को। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का अंत हो गया तो किसी प्रकार के रूल्स नहीं थे, एकता भंग हो गई थी, सभी जगह अराजकता थी। इस सूरत में प्रजा और आम जन किसकी तरफ आकर्षित हुए? वे आकर्षित हुए लॉर्ड्स या सामंतों के प्रति। सामंतों को हम या लॉर्ड्स कहते हैं, और लॉर्ड्स ने जो विभिन्न श्रेणियां थी सामंतों की, उन्होंने उनको संरक्षण देना प्रारंभ किया। लेकिन संरक्षण के एवज में वे उनसे कुछ वसूली करते थे, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह सेवा के रूप में हो, चाहे बार्टर सिस्टम के रूप में हो। ये इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सामंतवाद है। जब सभी प्रजा और गण तैयार हो गए कि हम सामंतों के अधीन ही हमारा जीवन व्यापन करेंगे, और सभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो शासन की बागडोर है उन्होंने सामंतों को दे दी। यह सामंतवाद का एक बहुत ही आम परिभाषा मैंने आपको प्रस्तुत की है। हम इसको थोड़ी सी और अगले लेवल तक पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पेपर इसकी डिमांड करता है। फ्यूडलिज्म
प्राय एक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है और ये मिडीवल पीरियड का है। और ये किससे पूर्व आया था? ये जो नेशन स्टेट है, राष्ट्रों का जो आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उससे पूर्व की सिचुएशन थी। फ्यूडल सोसाइटी एक पूर्णतः मिलिट्री हियरार्की थी, जिसमें एक रूलर होता था और वो अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को एक यूनिट ऑफ लैंड, एक भूमि का टुकड़ा देते थे, प्रदान करते थे, जिसको 2-3 नामों से जाना जा सकता है। उसे आप जागीर कह सकते हैं, इस युग में उसे फीस कहते थे, और बेनिफिशियम भी कहते थे। बेनिफिट से मतलब बेनिफिशियम। और ये उनको संरक्षण के रूप में जो प्रदान किया जाता था, उसकी एवज में दिया जाता था। इंडिविजुअल्स हु एक्सेप्टेड दिस लैंड, जो इस भूमि को प्राप्त करते थे शासक से, उनको वैसल कहा जाता था। हिंदी में अनुचर, अनुचर कहा जाता था। आगे चलकर ये अनुचर सामंतों की श्रेणियों में परिवर्तित हो गए। और जो वैसल थे, जो अनुचर थे, उनके भी आगे अनुचर होते थे। तो एक पूरी श्रेणी, एक विभक्तिकरण हो गया समाज का या राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम का विभक्तिकरण हो गया। सामंतवाद कब से है? इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मिस्र और चीन, इजिप्ट एंड चाइना में ये बहुत पहले से विद्यमान था। सामान्य रूप से यह 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के काल को यूरोप के सामंतवादी युग की संज्ञा दी जाती है। सामंतवाद का जन्म किसी एक शासक के आदेश से नहीं हुआ, न ही ये कि जनसमूह के किसी संयुक्त प्रयास से हुआ। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? स्वाभाविक, स्वतः, नेचुरल। और ये क्यों हुई? क्योंकि 5वीं शताब्दी में के प्रारंभ में एक राजनीतिक अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, जिसके कारणवश सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। रोमन साम्राज्य के पतन से जनित बाहरी आक्रमण हुए, आंतरिक उपद्रव हुआ, सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई, और इतनी अशांति हुई कि ट्रेड, कॉमर्स या इवन आम जीवन, यह सारा डगमगा गया। और इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतवाद प्रारंभ हुआ। सामंतवाद के जन्म की भूमिका। रोमन साम्राज्य के खंडन से यूरोप में अराजकता पनपी। बाहर से आने वाले घूमंतु, नोमैड्स, लड़ाकू कबीले, एथनिक ट्राइब्स का खूब पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ। क्रमवार इस मानवीय पलायन का प्रारंभ हम विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि चीन से हुआ। चीन नक्शे के बिल्कुल पूर्वी साइड में है, और यूरोप की बात हम जब कर रहे हैं तो पलायन चीन से प्रारंभ होकर यूरोप तक हुआ। इसको क्रमवार हम किस तरह से समझ सकते हैं, वो देखिए। हान वंशी डायनेस्टी चीन में विद्यमान थी। इनके शासकों ने हुनों को, जिन्हें हम हंस भी कहते हैं, हुनों को विवश किया कि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हों, और क्रमवार हुनों ने आगे चलकर जर्मनिक एथनिक ट्राइब्स, जर्मनाई कबीलों को पलायन करने पर विवश कर दिया। इसमें देखिए आप, ये डिस्प्ले किया है मैंने आपको कि मानवीय पलायन किस प्रकार हुआ। लगभग 400 वर्ष में, 400 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य, हान चाइना में, हुन मध्य एशिया में, और जर्मनाई कबीले यानी जर्मनिक एथनिक ट्राइब्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते जा रहे हैं, एक दूसरे को पुश करते जा रहे हैं, और ये चरणबद्ध रूप से इसका इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ा है रोमन साम्राज्य पर। Migrating hordes, Han dynasty from China displaced Huns, Huns displaced Germanic groups, and these Germanic groups first came to Eastern Europe, which is the Eastern Roman Empire. Thereafter they proceeded to the Western Roman Empire, which is basically Spain, Italy, Portugal, France, England, and so on.
हान वंशी चीन के शासकों ने हुनों को, जो कि मध्य एशिया के एक यायावर घुड़सवार लोग या ट्राइब थे, उनको भागने पर विवश किया। हुनों ने घुमंतों, जर्मनाई कबीलों, जिनको हम क्यूटन और गॉथ के रूप में भी पढ़ सकते हैं, इनको ब्लैक सी, कृष्ण सागर के उत्तर से खदेड़ा और ये कबीले और जातियां रोमन साम्राज्य में घुसने लगी। अंततः जो रोमन साम्राज्य हुआ उसका खंडन हुआ और अराजकता पनपी। यह माइग्रेटिंग होर्ड्स का एक आपको मैप डिस्प्ले कर रही हूँ। आप एक येलो बैकग्राउंड पे एक ग्रीन एरो देख रहे हैं जो चाइना की तरफ से आ रही है, और ब्लैक सी के ऊपर से इन्होंने पुश किया हंस को, और हंस फाइनली वेस्टर्न यूरोप की तरफ अग्रसर हुए, यहाँ तक कि इटली में भी घुसे। और इस प्रकार के पलायन से एक ह्यूमन माइग्रेशन भी हुआ जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं। यह जो पलायन हुआ इसे आक्रमण के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता, और यह आक्रमण था भी नहीं, यह एक आश्रय के लिए आगमन था। 14वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 2 लाख जर्मेनिक एथनिक ट्राइब्स ने डैन्यूब रिवर को पार किया और रोमन साम्राज्य में पूर्व और उत्तर की दिशा से प्रवेश किया। अभी तक ये घुमंतु समूह रोमन साम्राज्य से दूर थे और उत्तर सागर, नॉर्थ सी और ब्लैक सी, कृष्ण सागर के मध्य के क्षेत्र तक ही सीमित थे। कुछ विद्वानों के अनुसार ये एथनिक जर्मन लोगों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, अपितु वे आश्रय की तलाश में रोमन साम्राज्य में घुस आए थे, क्योंकि वे हुनों के दबाव से अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जा रहे थे। अब रोमन साम्राज्य क्या है, इसकी एक संक्षिप्त भूमिका मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। रोमन साम्राज्य 500 वर्षों में बहुत अधिक विस्तृत हो चुका था। It had become very unwieldy and a widespread empire which could not be controlled by only one emperor seated anywhere in the capital. 58 BC before Christ, लगभग 60 वर्ष ईसा पूर्व, जूलियस सीजर के नाम से आप सभी परिचित हैं। इनके काल में रोमन साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर था। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने रोमन गणतंत्र को, जो रिपब्लिक था, उसको रोमन साम्राज्य का रूप दिया और ये फर्स्ट रोमन एम्परर ऑगस्टस के नाम से हुए। सो जूलियस सीजर, पीक ऑफ रोमन एम्पायर, बट Augustus was the first Roman emperor in historical and administrative sense of the word. Octavian. ऑगस्टस के 200 वर्ष बाद तक रोमन साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संपन्नता रही। 3री शताब्दी से आप जब देखते हैं तो 3री शताब्दी के 100 वर्ष ले लीजिए, इसमें 20 से अधिक शासक गद्दी पर बैठे। नेचुरली इससे एक अस्थिरता का वातावरण बना और 285 से सम्राट डायोक्लेशियन, एम्परर डायोक्लेशियन के 20 वर्ष के शासनकाल में रोमन एम्पायर में एक सुधारों का, रिफॉर्म्स का दौर चला, जिससे स्थिरता पनपी, और जहां स्थिरता होती है वहां पीस होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है और एक प्रोग्रेसिव डायमेंशन नजर आता है। 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का क्या रूप था? सम्राट डायोक्लेशियन ने टेट्रार्की, इसको नोट कर लें, ये प्राय बिल्कुल आपके जो 1 वर्ड आंसर्स हैं उसमें आता है। टेट्रार्की नामक प्रशासनिक संरचना प्रारंभ की। इसके द्वारा जो वृहद साम्राज्य था उस पर स्थानीय नेतृत्व की दृष्टि से 4 भिन्न भिन्न सम्राटों को नामित किया जाने लगा। ये प्रशासनिक व्यवस्था है टेट्रार्की। 324 से 337 में कॉन्स्टेंटाइन एक छत्र सम्राट बने। कॉन्स्टेंटाइन
जो नाम है, इससे एक केंद्र, इनकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की में विद्यमान है, इसकी नींव डली थी। इन्होंने बाइजेंटियम में एक नवीन राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में आप इसे कुस्तुनतुनिया भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना की। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का केंद्र बनी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटाइन पहले ईसाई रोमन सम्राट थे। इसी काल में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में स्थापित हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने स्वयं को क्रिश्चियन होने की विधिवत घोषणा की। 337 में कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हुई और उसके अगले 50 वर्ष तक रोमन एम्पायर में एक वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी युद्धों से यह साम्राज्य त्रस्त रहा। 395 में, चौथी शताब्दी के अंत में, एक छत्र सम्राट थे थियोडोसियस। इनकी मृत्यु के समय रोमन साम्राज्य का विस्तार मध्य पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट से पश्चिम यूरोप के स्पेन तक फैला था। इट वॉज अ वेरी वास्ट एम्पायर, राइट फ्रॉम मिडिल ईस्ट राइट टिल द स्पेनिश कंट्री। क्रिश्चियनिटी पे अगर सवाल आता है कि क्रिश्चियनिटी किस प्रकार प्रोग्रेस हुई रोमन साम्राज्य में, तो एक नटशेल में मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्स्टेंटाइन पहले ईसाई रोमन सम्राट थे, विधिवत घोषित। इनकी मृत्यु 337 में हुई। इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल स्थापित किया। ये अभी टर्की में है, इसको इस्तांबुल भी कहते हैं। और जो लास्ट अंतिम एक छत्र सम्राट थे, वे 346 से 395, इनका नाम था थियोडोसियस। इन्होंने बाय इडिक्ट, बाय अ डिक्लेरेशन, एक 380 में इडिक्ट निकाली थी, जिसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था कि क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर की लेजिटिमेट रिलीजन रहेगी। विधिवत घोषणा 380 ईस्वी में क्रिश्चियनिटी की राजधर्म के रूप में रोमन साम्राज्य में हुई थी। अब रोमन साम्राज्य जब इतना विस्तृत हो गया, तो ऑटोमेटिकली यह विचार भी आना चाहिए कि इसको कैसे संभाला जाता था। इसका बाइफर्केशन हुआ, इसका डिवीजन हुआ। सम्राट थियोडोसियस की मृत्यु 395 के बाद जो रोमन साम्राज्य था, उसका बाइफर्केशन, विभाजन हुआ दो में। पूर्वी यूरोपियन भाग, ईस्टर्न यूरोपियन भाग, बाइजेंटियम एम्पायर, जिसका केंद्र कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल रहा। यह लंबी अवधि तक जारी रहा और इसका अंत कब माना जाता है? 1453। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। 1453 में कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का, ऑटोमान टर्क्स की विजय हुई। इससे इसका अंत माना जाता है। तो 395 जब इसका विभाजन हुआ है, तब से 1453, लगभग 1000 वर्ष हैं, तब तक यह विद्यमान रहा पूर्वी यूरोपीय भाग में बाइजेंटियम साम्राज्य। दूसरा भाग क्या था? वेस्टर्न यूरोप में पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी, इसको नोट कर लें, रावेना थी। रावेना, ये आपको डिस्प्ले कर रही हूं मैं, बाइफर्केशन ऑफ द रोमन एम्पायर। आप देख सकते हैं एक बीच में लाइन है और ये बिल्कुल इटली के पास से गुजर रही है और ब्लैक सी के पास टर्की और बाल्कन एरिया है और इटली की तरफ आप देख सकते हैं सारे यूरोपियन देश हैं। बाइजेंटियम साम्राज्य 476 से 1453। 476 के उपरांत पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में पहचान दी गई। इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया से सम्राट जस्टिनियन ने 527 से 565 के मध्य
पूर्व के पश्चिमी रोमन साम्राज्य के काफी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, किंतु उनके उत्तराधिकारी इन क्षेत्रों को अपने अधीन स्थायी रूप से नहीं रख पाए। बाइजेंटाइन एम्पायर एक क्रिश्चियन एम्पायर था और लगभग 1000 साल तक जारी रहा। जब 1453 में ऑटोमान टर्क्स ने इस पर विजय प्राप्त की। एड्रियानोपल वॉर, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट है 9 अगस्त 378 ईस्वी। चौथी शताब्दी के अंतिम काल में जब लगभग 2 लाख जर्मनाई मूल के घुमंतू समूह ने रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया, तब उनका पीछा करते हुए हुनों से वे विवश हुए थे भागने को, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन रोमन सम्राट ने दिया। वो माइग्रेशन के तौर पर यहाँ आने लगे, किंतु एड्रियानोपल युद्ध में जर्मनाई मूल लोगों ने रोमन को पराजित किया। The Romans were defeated by these Germanic ethnic tribes in the Adrianople War. एड्रियानोपल बैटल को हेड्रियानोपोलिस वॉर भी कहा जाता है, और ये दो जो विभिन्न आप कह सकते हैं प्रतिद्वंदी थे, ईस्टर्न रोमन एम्परर वैलेंस की आर्मी एक तरफ थी और दूसरी थी जो हम ट्यूटन एंड गॉथ्स जर्मनिक एथनिक ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। इनके रेबल्स थे और इनको लीड कर रहे थे फ्रिटिजर्न जो मुख्य मेन जर्मनिक एथनिक नोमैडिक ट्राइब्स थी, 6 थी मेनली। इनको आपको याद रखना है, ये क्या थी? विसिगॉथ वेस्टर्न ट्राइब, ऑस्ट्रोगॉथ ईस्टर्न ट्राइब, लोम्बार्ड ये इटली पे इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया और आगे हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। लोम्बार्डी एक जगह है इटली में, यहाँ ये स्थापित हुए थे। वैंडल्स, बर्गंडियंस, और जो सबसे लिबरल है इसमें जो ट्राइब था वो था फ्रैंक्स। तो आपको 6 ट्राइब्स मैंने बताए हैं, विसिगॉथ, ऑस्ट्रोगॉथ, लोम्बार्ड, वैंडल, बर्गंडियंस एंड फ्रैंक्स। ये घुमंतू समूह थे और 410 ईस्वी में एलरिक, जो कि एक बर्बर घुमंतू समूह के राजा के रूप में थे और विसिगॉथ थे, इन्होंने रोम पर अधिकार कर लिया 410 ईस्वी में। इनके अलावा अन्य कबीलों ने भी रोमन साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर लिया, स्थापित कर लिया। जर्मनिक समूह और रोम, इनका क्या परिदृश्य था? ये कबीले आपस में भी संघर्ष करते रहते थे। वैंडल्स नामक कबीले ने विसिगॉथों से लड़ाई की और रोम को लूटा। 476 में स्कीरी नामक कबीले के सैनिक फ्लेवियस ऑडोएचर, कई बुक्स में ऑडोएचर भी लिखा गया है, फ्लेवियस ऑडोएचर ने रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टस को हटाकर स्वयं को रोम का शासक बना लिया। अंतिम रोमन सम्राट के बारे में 500 ईस्वी के आसपास ऑस्ट्रोगॉथ, पूर्वी गॉथों के नेता थियोडोरिक ने ऑडोवेचर को मारकर रोमन सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो अब स्कीरी से लेकर ऑस्ट्रोगॉथ शासक बन गए हैं। 568 में लोम्बार्ड जर्मनी के कबीले ने उत्तरी इटली जीती। रोमन साम्राज्य में आने वाले सभी जर्मन जाति कबीले में सबसे प्रगतिशील प्रोग्रेसिव थे फ्रैंक लोग। इनके नेता थे क्लोविस। क्लोविस के नेतृत्व में संपूर्ण गॉल उस समय की जो शब्दावली है, इसके अंतर्गत क्या इनकम्पैस करता है?
कितने क्षेत्र आते हैं? फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, इन पर अधिकार स्थापित कर लिया। किसने? फ्रैंक कबीले के नेता क्लोविस ने। ये मैं आपको मेन किंग्स एंड क्लैंस बता रही हूं इन अ नटशेल। पहली पंक्ति में आप देखें, अलेरिक विसिगॉथ, इन्होंने रोम को ऑक्यूपाई किया 410 में, लेकिन एक और समूह ने, वैंडल्स ने, इसी समय रोम को लूटा, प्लंडर किया। 476 में ऑडोवेचर या ऑडोएसर ने लास्ट रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टस को हटाया 476 में, और 500 एडी में ऑस्ट्रोगॉथ, ईस्टर्न जर्मेनिक एथनिक ट्राइब के लीडर थियोडोरिक ने ऑडोएचर को मृत्यु के घाट उतारा और अपना शासन स्थापित किया। अब किस प्रकार ये रोमन एम्पायर या रोमन एम्परर पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं वो देखिए। 500 ईस्वी में लोम्बार्ड्स ने नॉर्थ इटली कॉन्कर कर ली। क्लोविस ने, जो एक फ्रैंक एथनिक ग्रुप के थे, उन्होंने गॉल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और गॉल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये मॉडर्न जो क्षेत्र है, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, इसे गॉल का क्षेत्र पुकारा जाता है। और मेन शासक जो हम देख रहे हैं वे हैं क्लोविस, पेपिन और शार्लमान। क्लोविस, पेपिन और शार्लमान। शार्लमान फ्रैंक एथनिक समूह के शासक थे। इनके बारे में किस प्रकार इन्होंने सत्ता हासिल की, इसको भी देखिए। क्लोविस के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे, तो जो राजभवन के प्रधान अधिकारी थे, एक तरह से मेयर, जिनका नाम पेपिन था, वो सत्तारूढ़ हो गए। और पेपिन के पुत्र थे शार्लमैन। शार्लमैन को अंग्रेजी में चार्ल्स द ग्रेट, चार्ल्स महान भी कहते हैं। और इनका शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक रहा, 768 से 814 ईस्वी। ये बड़े प्रतापी शासक रहे हैं। 800 ईस्वी में शार्लमैन, जो फ्रैंक एथनिक समूह के शासक थे, इनको पोप लियो तृतीय, पोप लियो थर्ड, पोप के बारे में आप जानते हैं, ये धर्मगुरु हैं क्रिश्चियन जगत में, जिन्हें पोप कहते हैं। इन्होंने शार्लमैन को 800 ईस्वी में रोमन सम्राट घोषित कर दिया। और शार्लमैन के उत्तराधिकारियों ने ही आगे चलकर होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य अलग है, इसकी नींव डाली। पवित्र रोमन साम्राज्य पूर्णतः जर्मन था, इसमें कुछ भी रोमन नहीं था। होली इसे कहते ही हैं क्योंकि ये पोप के द्वारा इसको बाय ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और इसकी जो रोमन साम्राज्य के स्वरूप की जो संरचना थी, अभी तक हम देखते आ रहे थे, उससे यह पूर्णतः भिन्न था। शार्लमैन ने कहा जब साम्राज्य इतना बड़ा हो गया तो उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था चालू की। इसी को मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये जो भी सैनिक टुकड़ी इनकी सहायता करती थी, उन्हें हम भूपति कहते हैं, यानी भूस्वामी या भूपति। इनकी एक श्रृंखला बन गई। आप ये देखेंगे, काउंटी क्षेत्र का नाम है, और इस पर जो सामंत था, जो पूरे अधिकार युक्त था, जो हर तरह का अत्याचार अपनी प्रजा पर करता था संरक्षण के नाम पर, उसको काउंट कहते थे। इसी प्रकार भूक्षेत्र डची, डची के जो सामंत थे उनको कहा जाता था ड्यूक। और मार्क्स, यह भी एक भूक्षेत्र है, और इसके भूपति को कहा जाता था मार्की या मार्क्विस। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। शार्लमैन ने विशाल वृहद साम्राज्य नॉर्थ सी से इटली तक, हिंद महासागर से एल्बे नदी तक पूरे पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इसका प्रशासनिक कंट्रोल कैसे करेंगे ये? इसलिए इन्होंने सैनिक व्यवस्था, एक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की, जिसे हम फ्यूडलिज्म या सामंतवादी
व्यवस्था का प्रारंभ कह सकते हैं। इतने विस्तृत भू क्षेत्र के प्रशासन हेतु शारलमैन ने अपने युद्ध सहायकों को बड़े बड़े भूखंड प्रदान किए। काउंटी, डची, मार्क्स, इनके शासकों को क्रमशः कहा गया काउंट, ड्यूक और मार्की, और इनके बारे में हम अगले चैप्टर में करेंगे, जो अभी साथ ही मैं कंटिन्यूएशन में आपसे मुखातिब होंगी। धन्यवाद। अभी हमने पढ़ा है सामंतवाद की भूमिका, क्या पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य था, किस प्रकार रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ, किस प्रकार रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि 2 भागों में उसे विभाजित करना पड़ा। पूर्वी साम्राज्य को बाइजेंटियम एम्पायर कहते थे, ये टर्की में था। टर्की एक यूरोपीय देश है। कॉन्स्टेंटाइन जो एक ईसाई सम्राट थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल स्थापित किया। कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी थी पूर्वी रोमन साम्राज्य की, और ये इस्तांबुल भी आजकल इसे कहते हैं। दूसरी तरफ वेस्टर्न रोमन साम्राज्य था, जिसकी राजधानी मैंने आपको रेवेना बताई है, और 1000 वर्ष तक ये विद्यमान रहा। और सामंतवाद की नींव शारलमान के समय में एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में प्रारंभ हुई। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।